Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the second part of the lecture that we have told you yesterday about the थ्री सेक्टर मैक्रो मॉडल. आज हम लोग जो कल वीडियो आपने देखा था थ्री सेक्टर मैक्रो मॉडल पे, उसी का सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट कल हमने आपसे डिस्कस किया था रात में, और आज ये सेकंड पार्ट है, छोटा पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे. टाइटल फिर वही बात की लंबा है. अकल तो ये कहती कि टाइटल छोटा होना चाहिए, लेकिन दिल नहीं मानता. दिल ये कहता है कि नहीं, टाइटल बड़ा रखिए ताकि हम आपसे जब बात कुछ कह रहे हैं तो आप तक बात पहुंच जाए और आप उसको समझ लें. और इसी बात को दिल और अकल की अगर हम बात करें तो खुमार बाराबंकी का वो शेर याद कीजिए जो उन्होंने एक मुशायरे में पढ़ा था. फिर वही दिन मुझे याद आने लगे हैं, फिर वही दिन मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं. अक्ल दिल अपनी अपनी कहें जब खुमार, यानी अक्ल और दिल जब अपनी अपनी बात कहें. अक्ल दिल जब अपनी अपनी कहें खुमार, अक्ल की सुनिए दिल का कहा कीजिए. अक्ल की बात सुननी चाहिए, दिल की बात कहनी चाहिए, क्योंकि बात आपसे कहनी है, आप तक पहुंचानी है. तो इसलिए यहाँ अक्ल की बजाय मैंने दिल की बात सुनी और इस टाइटल को बड़ा रखा हुआ है. और उस पर मत जाइएगा, आप चाहे तो थ्री सेक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल करके भी समझ सकते हैं. लेकिन हमें चूंकि आपसे बात करनी है और अपनी बात आपसे कहनी है, तो इसलिए हमने ये टाइटल को लंबा रखा हुआ है. इन एक्सट्रीम किनीशियन केसेस, यहाँ पे आज हम लोग जिस पार्ट को एनालाइज करने जा रहे हैं वो कि डिमांड साइड चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई आउटपुट पे. यानी थ्री सेक्टर माइक्रो मॉडल को हम कैसे लिंक करेंगे इफ़ देयर आर चेंजेस ऑन द डिमांड साइड. तो इसमें दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे. कल हमने आपसे दो केस डिस्कस किए थे, एक एक्सट्रीम क्लासिकल केस था और एक एक्सट्रीम किनीशियन केस था. एक्सट्रीम किनीशियन केस में हमने आपको बताया था कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है वो चेंज नहीं होता व्हेन देयर इज चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल. कि जनरल प्राइस लेवल के चेंज होने पे वर्कर्स मनी इल्यूजन से कंटिन्यूसली सफ़र करते हैं और वो एक्सपेक्टेड प्राइस को चेंज नहीं करते हैं. वो एक्सट्रीम किनीशियन केस था. लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जनरल किनीशियन केस को डिस्कस करेंगे ताकि प्रैक्टिकली जो चीज़ संभव है उस चीज़ को हम आपसे शेयर करें. तो उसी चीज़ को यहाँ वीडियो की पहली स्लाइड में लिखा गया है कि इन एक्सट्रीम किनीशियन केसेस वी प्रेज्यूम डेल्टा पीई इक्वल टू जीरो. यानी चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जीरो है. एक्चुअल प्राइस चेंज होने पे एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज नहीं होता है. वही यहाँ लिखा, नो दैट इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, बट इन जनरल किनीशियन फ्रेमवर्क डेल्टा पीई इज नॉट इक्वल टू जीरो. डेल्टा पी जीरो के बराबर नहीं है, बल्कि डेल्टा पीई पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन जीरो. एंड इन फैक्ट डेल्टा पी इज लेस देन डेल्टा पी. ये जो दो बातें हैं, पहली ही कि डेल्टा पी जीरो के बराबर नहीं है, डेल्टा पी पॉजिटिव है. और दूसरी बात ये कि डेल्टा पी यानी जो चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस है दैट इज लेस देन चेंज इन एक्चुअल प्राइस. तो जब जनरल किनीशियन फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये दो एजम्पशंस को माइंड में आपको रखना पड़ेगा. पहला एजम्पशन हमने आपको बता दिया कि डेल्टा पी जीरो के बराबर नहीं है, डेल्टा पी पॉजिटिव है. और दूसरी बात यह कि डेल्टा पी इज लेस देन डेल्टा पी, यानी जितना एक्चुअल प्राइस चेंज होगा उससे कम एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज होगा. ये दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, तब आप जनरल किनीशियन फ्रेमवर्क में थ्री सेक्टर मैक्रो मॉडल में जो डिमांड डिस्टर्बेंसेज हैं उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ पे क्या पड़ेगा उसको आप समझ पाएंगे. तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि डेल्टा पी ई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन साथ ही साथ डेल्टा पी ई इज़ लेस देन डेल्टा पी. और तीसरी बात ये जो सेकंड पैराग्राफ में लिखी है कि डेल्टा पी डज नॉट इमीडिएटली फॉलो डेल्टा पी, यानी जो चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है इट डज नॉट इमीडिएटली फॉलो चेंज इन एक्चुअल प्राइस लेवल. यानी एक्चुअल प्राइस जैसे अगर मान लीजिए आज चेंज हुआ है तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल आज से एक महीने बाद चेंज होगा, 2 महीने बाद चेंज होगा, लेकिन वो बाद में चेंज होगा. देयर इज सम टाइम लैग.
वही चीज यहाँ लिखी है, डेल्टा पी डज नॉट इमीडिएटली फॉलो डेल्टा पी, कि चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल डज नॉट चेंज इमीडिएटली फॉलोइंग द चेंज इन डेल्टा पी, बट चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू द चेंज इन एक्चुअल प्राइस लेवल। तो एक्चुअल प्राइस जैसे आज चेंज हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल आज से 20-25 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद चेंज होगा, इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। तो कुल मिला के ये 3 बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं जनरल केनीसियन फ्रेमवर्क में। पहली ये कि डेल्टा पीई इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सट्रीम में था 0। दूसरी ये कि डेल्टा पी जो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल में चेंज है वो एक्चुअल प्राइस से कम है। और तीसरी, डेल्टा पी में चेंज इमीडिएट नहीं है, इट टेक्स प्लेस आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इन द फ्यूचर फॉलोइंग द चेंज इन डेल्टा पी। डेल्टा पी में चेंज होगा, उसके बाद उसके कुछ महीने बाद उसमें चेंज होगा। तो ये 3 चीज़ें हम ध्यान में रख के इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर मैक्रो मॉडल पे चल रहे हैं जनरल केनीसियन फ्रेमवर्क में। पहला केस है जनरल केनीसियन, फिर बाद में क्लासिकल पे जाएंगे। ये जनरल केनीसियन फ्रेमवर्क का डायग्राम बनाया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों सेक्टर लिंक किए हैं, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट, सब कुछ लिंक किया हुआ है। और तो मॉडल इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप आसानी से समझ लेंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर डायग्राम बना हुआ है, टॉप पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहला डायग्राम, वो ISLM मॉडल है, आप फेमिलियर हैं उससे। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 है, वहाँ पे आउटपुट O/0 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हम यहाँ पे आपको पूरा मॉडल समझा दे रहे हैं क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पे अच्छा बड़ा बना हुआ है और आगे इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है। वो स्लाइड आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, बट आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर मॉडल ओवर हेयर। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E0 है। यहाँ पे IS0 LM0 को काट रहा है E0 पे, आउटपुट O/0 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट OR0 है। बाकी पे हम बाद में चलेंगे एक एक करके। अब मान लीजिए कि हम लोग डिमांड साइड डिस्टर्बेंसेस ले रहे हैं कि सपोज देयर इज एक्सोजीनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, जैसे पहले लिया था। इन्वेस्टमेंट डिमांड मान लीजिए बढ़ती है, और क्यों बढ़ती है, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फर्म्स देखती हैं कि हाई है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्यूचर में हाई हैं, तो उससे इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी बिगिन कि एक एक्सोजीनस वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कर्व IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा, I1 S1 हो जाएगा। अब वो L0 M0 LM कर्व को, जो इनिशियल LM कर्व है, उसको E2 पे काट रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आउटपुट Y2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया R2, तो नया आउटपुट लेवल कितना, O/2। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गई O/0 से O/2। इसी चीज को यहाँ नीचे दिखाया गया है। अब आइए सेकंड डायग्राम पे चलते हैं जो ISLM मॉडल के ठीक नीचे है। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व का है। इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व A0 D0 है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS है। ये कैपिटल E0 पॉइंट पे काटते हैं और इनिशियल आउटपुट उतना ही है जितना ऊपर था O/0 और प्राइस P0 है। जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी तो हमारा डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व, अब A1 D1 हो गया। अब यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस लेवल, अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ओरिजिनल प्राइस लेवल पे एक्सेस डिमांड है जो ऊपर भी दिखाई है हमने IS कर्व में शिफ्ट होने से। अब एक्सेस डिमांड है Y0 Y2, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है और प्राइस उतना ही है P0। तो इस P0 प्राइस पे हमारी अब डिमांड हो गई O/2, पहले O/0 थी, तो एडिशनल डिमांड Y0 Y2 उतनी है जितनी ऊपर IS करके शिफ्टिंग की वजह से है। अब इस एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटीज बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, एज प्राइस इंक्रीजेस,
रियल मनी सप्लाई की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। तो रियल मनी सप्लाई की वैल्यू कम होगी और धीरे धीरे जो LM कर्व है ऊपर शिफ्ट होगा और नया LM कर्व जो है L1M1 है, न्यू LM कर्व इज L1M1 और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है और यहाँ पे आउटपुट OY1 है। अब आउटपुट थोड़ा सा बढ़ गया है, इट हैज़ इंक्रीज समवॉट। क्यों बढ़ा है वो हम लेबर मार्केट पे जाके आपको समझाएंगे, लेकिन वही चीज़ यहाँ नीचे दिखाई गई है कि Y0 Y2 की वजह से जब एक्सेस डिमांड बढ़ रही है तो उससे बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ने से वो एक्सेस डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा जो इन्वेस्टमेंट को चोक करेगा। तो इन्वेस्टमेंट को चोक करने से, कम करने से इन्वेस्टमेंट डिमांड आपकी कम होती जाएगी और एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टैब्लिश होगा जो ठीक स्मॉल E1 के नीचे है कैपिटल E1, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर है। तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 और यहाँ पे आउटपुट बढ़ गया है OY1। तो कीन्स के केस में प्राइस डिस्टर्बेंसेस से एक्चुअल आउटपुट बढ़ा है। अब डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर मार्केट पे चलते हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आउटपुट क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ा। क्योंकि हमने आपको 3 एजम्पशंस बताए थे शुरू में कि डेल्टा PE 0 बराबर नहीं है, वो पॉजिटिव है, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस से कम बढ़ता है और वो बाद में बढ़ता है डेल्टा PE। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। लेबर मार्केट पे आइए चलते हैं। लेबर मार्केट में हमारा इनिशियल डिमांड फॉर लेबर कर्व है D0L D0L और सप्लाई है S0L S0L। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा स्मॉल e है। अब जब प्राइस बढ़ा, एक्सेस डिमांड बढ़ी, एक्सेस डिमांड बढ़ने से डिमांड कर्व पर ऊपर शिफ्ट कर गया। जब IS कर्व शिफ्ट हुआ इनिशियली तो एक्सेस डिमांड बढ़ी, एक्सेस डिमांड करने से डिमांड कर्व फॉर लेबर बढ़ा, शिफ्ट हुआ क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ गया था, एक्चुअल प्राइस हैज इंक्रीज। तो एक्चुअल प्राइस बढ़ने से हमारा डिमांड कर्व फॉर लेबर ऊपर शिफ्ट कर गया और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है D1L और S0 जो D1L और S0L S0L को E डबल स्टार पे काट रहा है। तो E डबल स्टार न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ON2 है, ON2 एम्प्लॉयमेंट है। तो जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से प्राइस हमारा बढ़ा तो रियल वेज हमारी कम हो गई और रियल वेज कम होने से वर्कर्स जो फर्म्स हैं दे स्टार्टेड हायरिंग मोर वर्कर्स और ज़्यादा वर्कर्स हायर करने से एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया ON2। लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा कि इसके थोड़े टाइम बाद वर्कर्स रियलाइज कि हमारी रियल वेज डिप कर गई हैं, तो दे डिमांड हायर मनी वेज। और जब मनी वेजेस हमारी बढ़ेंगी प्राइस बढ़ने से, तो सप्लाई कर्व और एक्सपेक्टेड प्राइस वो रिवाइज एक्सपेक्टेशंस अपनी रिवाइज करेंगे प्राइस के लिए। तो जब प्राइस एक्सपेक्टेशंस रिवाइज होंगी, लेकिन प्राइस एक्सपेक्टेशंस उतनी रिवाइज नहीं होंगी जितना एक्चुअल प्राइस है, उससे कम होंगी, तो रियल वेज कुछ ना कुछ बढ़ेगी, मनी वेज बढ़ेगी और साथ में रियल वेज बढ़ेगी। तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर ऊपर शिफ्ट करेगा, लेकिन उतना शिफ्ट नहीं करेगा जितना डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। इट विल शिफ्ट अपवर्ड क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को वो रिवाइज कर रहे हैं वर्कर्स रियलाइज कि देयर इज चेंज इन एक्चुअल प्राइस लेवल, सो दे रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस लेवल। और जो रिवाइज एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी कम है जो ओरिजिनल प्राइस जितने से बढ़ा है। दे आर गेसिंग लिटिल लोअर लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो इसलिए सप्लाई कर्व ऑफ लेबर एक्सपेक्टेड प्राइस शिफ्ट होने से ऊपर चला गया है, लेकिन उतना नहीं गया है जितना प्राइस बढ़ा है, उससे कम गया है क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज इज लेस देन एक्चुअल प्राइस इंक्रीज। तो S1L जो है वो थोड़ा कम शिफ्ट हुआ है और वो नए डिमांड कर्व को E स्टार पे काट रहा है, E स्टार पे। तो E स्टार फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे रियल वेजेस जो हैं वो पहले के मुकाबले कम है, रियल वेजेस कम है क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल उतना नहीं बढ़ा जितना एक्चुअल प्राइस बढ़ा है। तो
firms still have to pay less wage than the original real wage rate, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ON1 हो गया। ON0 था शुरू में सबसे, अब बढ़ के ON1 है, पहले से कम हो गया ON2 से, क्योंकि सप्लाई का ऊपर शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अधिक है, इसलिए अब आउटपुट थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो आउटपुट है OY1, ON1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे OY1 आउटपुट है। तो E स्टार फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पे वर्कर्स आर सप्लाइंग मोर लेबर दो दे आर सफरिंग फ्रॉम मनी इल्यूजन, बट दैट हैपन्स, दैट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इकोनॉमी इन द कीनेसियन फ्रेमवर्क। और E स्टार फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे ON1 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वो OY1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू कैन लिंक द 3 सेक्टर मॉडल इफ देयर आर डिमांड डिस्टर्बेंसेस। इसी चीज़ को हमने लिखा भी हुआ है आगे, आप पढ़ना चाहें स्लाइड को रोक के पढ़ सकते हैं। ये सेम डायग्राम है जो हमने ऊपर बनाया, फर्क इतना यहाँ छोटा कर दिया गया है, लेकिन सारी बातें यहाँ पे हमने कह दी हैं आपसे पहली स्लाइड में, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं, ये डायग्राम वही है जो वहाँ पे है, आप इसको स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। ये भी वही डायग्राम है, यहाँ पे लेबर मार्केट को लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, और सारा एक्सप्लेनेशन हमने लिख के समझाया हुआ है, जो हमने अभी बोल के आपको समझाया था। तो चूंकि ये डायग्राम छोटा, उतनी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमने आपको वहीं पे सारी चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से वहाँ नहीं समझ पाते तो डायग्राम खोल के इसको समझ सकते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। और ये वही डायग्राम है, फिर से ये लास्ट में यहाँ लिखा हुआ फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E स्टार एंड अमाउंट ऑफ लेबर डिमांडेड इज ON1, ये ON1 है। Thus in final equilibrium ON1 labor is employed। और जो पिछली स्लाइड थी वो कीनेसियन फ्रेमवर्क की स्लाइड थी, और अब जो स्लाइड है ये क्लासिकल फ्रेमवर्क की है, इसको भी हम आपको यही समझा देंगे। आगे की जो स्लाइड है उसमें स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप रीड करना चाहें उससे रीड कर सकते हैं, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। हमारा काम है आपको समझाने का मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि आप समझ लें और उसके बाद आप उसे रीड करेंगे तो वही चीज़ आपको मिलेगी। ये 3 सेक्टर मैक्रो मॉडल है, क्लासिकल फ्रेमवर्क है। यहाँ एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में चेंज सेम है और कोई टाइम लैग नहीं है। देयर इज इमीडिएट एडजस्टमेंट बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। तो आइए सबसे पहले टॉप फिगर से चलते हैं, ये ISLM फ्रेमवर्क से। डिमांड साइड चेंजेस हैं, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, I0 S0 इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, S0 M0 इनिशियल डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी कर्व है, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आउटपुट OY0 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट OR0 है। नीचे के केस में क्लासिकल केस है, एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल बना हुआ है जैसे कल बनाया था, आउटपुट OY0 है, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व ADC है। ये रियल वेज रेट है, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, E0 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ON0 लेबर एम्प्लॉयड है, और ये मनी वेज रेट के साथ यहाँ समझाया हुआ है। अब एक एक करके चलते हैं फिर से कि डिमांड साइड डिस्टर्बेंसेस हैं यहाँ पे जिसको हम ले रहे हैं, आप बाकी भी ले सकते हैं। डिमांड साइड डिस्टर्बेंसेस में मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है, और हमने बताया कारण कि एक्सोजिनस फैक्टर है कि इन्वेस्टर्स जो हैं दे बिकम हाईली ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दे थिंक दे आर गोइंग टू गेट वेरी हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर। तो इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म की वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड बूस्ट होती है, नया इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है I1S1। अब E इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होकर E स्टार पे यहाँ चला गया है, आउटपुट यहाँ पे जो डिमांड है Y0 से बढ़ के, क्योंकि ISLM मॉडल डिमांड साइड मॉडल है कीनेसियन फ्रेमवर्क में, और अब आपकी डिमांड बढ़ गई है, Y0 की बजाय OY1 हो गई है।
यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से, नया एग्रीगेट डिमांड कर्व ADC1 है। प्राइस अभी वही है, OP0 पे हमारी जो डिमांड है OY1 है, जितनी ऊपर बढ़ी है उतनी ही यहाँ नीचे पड़ी है। अब इस एक्सेस डिमांड का क्या असर पड़ेगा ये देखिएगा। इस एक्सेस डिमांड के कारण प्राइस बढ़ने लगेगा, एक्चुअल प्राइस इंक्रीज करेगा, और एक्चुअल प्राइस बढ़ने से LM कर्व ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था एक्चुअल प्राइस बढ़ने से डिमांड फॉर रियल मनी सप्लाई कम हो जाती है। रियल मनी सप्लाई कम हो जाती है या डिमांड फॉर नॉमिनल मनी बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। दोनों केस में LM कर्व ऊपर शिफ्ट करेगा, और जैसे LM कर्व ऊपर शिफ्ट करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तब तक बढ़ता रहेगा, यानी LM कर्व की शिफ्टिंग तब तक होती रहेगी जब तक कि पूरा जो एक्सेस डिमांड है वाइप आउट ना हो जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी तरह से एक्सेस डिमांड को चोक कर दे, यानी जितनी एक्सेस डिमांड थी उसको ख़त्म कर देगा। तो क्योंकि हमने बताया था चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और एक्चुअल प्राइस लेवल सेम है, तो इस वजह से जब प्राइस लेवल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि सारी एक्सेस डिमांड क्लासिकल केस में चोक ना हो जाए और फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E" पे है, और आउटपुट फिर से ओरिजिनल लेवल OY0 पे आ जाता है। यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है कि जब आउटपुट OY0 है तो हमारी जो लेबर सप्लाई है ON0 है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्योंकि सप्लाई कर्व यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, वर्टिकल है, वो प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम होने लगेगी और तब तक कम होती जाएगी जब तक हमारा जो पॉइंट है ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट के ठीक ऊपर ना आ जाए, यानी E* पे ना आ जाए, कैपिटल E* जो यहाँ बना हुआ है। तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड धीरे धीरे करके चोक होती जाएगी एज प्राइस इंक्रीजेस। तो फिर से हम E के ठीक ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ वर्टिक जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एग्रीगेट डिमांड, नया एग्रीगेट डिमांड कर्व E* पे काट रहा है। नीचे के डायग्राम में क्या है कि चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये रियल वेज है, हमारी रियल वेज अनचेंज रही, यानी जितने से मनी वेज बढ़ी है उतने से प्राइस बढ़ा हुआ है, यानी प्राइस जितने से बढ़ा उतने से मनी वेज बढ़ी है, रियल वेज अनचेंज है, इसलिए डिमांड फॉर लेबर पे कोई फर्क नहीं है। सप्लाई ऑफ लेबर में एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में चेंज सेम है, PE/P सेम है, रेशियो चेंज नहीं हुआ, इसलिए सप्लाई कर्व ऑफ लेबर भी सेम रहा रियल वेज के करस्पॉन्डिंग, यहाँ रियल वेज है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इनिशियल, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 ही रहा, और यहाँ पे वर्कर्स क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड ON0 है और रियल वेज रेट OW0 है। अब मनी वेज रेट में, लेबर मार्केट के केस में मनी वेज रेट के उसमें चलते हैं, यहाँ पे मनी वेजेस चेंज हुई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे चेंज हुई हैं। इनिशियल DL डिमांड कर्व फॉर लेबर है, SL सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E' है। अब जब इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारी बढ़ी तो ये डिमांड कर्व फॉर लेबर बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से देयर इज एक्सेस डिमांड इन द कमोडिटी मार्केट, एक्सेस डिमांड के कारण डिमांड फॉर लेबर कर्व हमारा बाहर शिफ्ट हुआ, एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ने से वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस, और ये डिमांड कर्व फॉर लेबर बाहर शिफ्ट हुआ। ये देखिए P0 से बढ़ के P1 प्राइस लेवल है, लेकिन जो वर्कर्स हैं सून वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिवाइज करते हैं, जिससे सप्लाई कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जितने से डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ उतने से सप्लाई कर्व ऑफ लेबर भी अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E" है। यहाँ पे जितने से मनी वेजेस बढ़ी हैं, जितने से प्राइस बढ़ा उतने से ही मनी वेजेस बढ़ी हैं, तो इसीलिए यहाँ रियल वेज अनचेंज है। तो फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E" है, यहाँ पे
वर्कर्स डिमांडेड एंड सप्लाइड ON0 है जितना यहाँ पे है। केवल फर्क इतना है कि यहाँ मनी वेजेस बढ़ी हैं, रियल वेज अनचेंज है, और वो रियल वेज अनचेंज यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह से आप तीनों सेक्टर्स को आपस में लिंक कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं आपको दिक्कत लगे तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया है एक्सप्लेनेशन लिखने के चक्कर में। आप रोक के पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। आगे की जो हमारी 3 स्लाइड्स हैं इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम क्लासिकल वाला ही है, सेम क्लासिकल का डायग्राम है जो पिछली स्लाइड में था, और एक्सप्लेनेशन लिखने के कारण ये हमें ज़्यादा स्लाइड बनानी पड़ी है। ये भी वही डायग्राम है जो पिछला है। तो आप चाहे तो खुद एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, चाहे यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें या समझ के लिख लें। तो ये डिमांड साइड चेंजेस का असर कीन्स और क्लासिकल मॉडल पे पड़ेगा। तो केवल आज के लेक्चर में इतना ही है कि डिमांड साइड चेंजेस की वजह से क्या असर फाइनल इक्विलिब्रियम आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, मनी वेज रेट पे पड़ेगा, उस चीज़ को हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। क्लासिकल के केस में क्या है कि मनी वेज रेट उतने से बढ़ जाएगी जितने से प्राइस बढ़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अनचेंज रहेगा, आउटपुट अनचेंज रहेगा। कीन्स के केस में क्या है, जितने से प्राइस बढ़ा है मनी वेज उससे कम से बढ़ी है, इसलिए रियल वेज डिक्लाइन की है, एम्प्लॉयमेंट, फाइनल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और फाइनल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ गया है। तो ये बेसिक फ़र्क है जनरल कीनीशियन फ्रेमवर्क में और क्लासिकल फ्रेमवर्क में। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जनरल कीनीशियन फ्रेमवर्क में डेल्टा पी चेंज होता है, बट इट इज़ लेस देन डेल्टा पी। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल में जो चेंज है एक्चुअल प्राइस से कम है, और इसीलिए जो मनी वेज इंक्रीजेस हैं वो एक्चुअल प्राइस से कम है, और आउटपुट थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। लेकिन क्लासिकल केस में क्या है कि डेल्टा पी और डेल्टा पी में चेंज बराबर है, तो जितने से डिमांड कर्व फॉर लेबर शिफ्ट होता है उतने से सप्लाई कर्व ऑफ लेबर शिफ्ट हो जाता है। तो मनी वेज तो बढ़ जाती हैं जितने से प्राइस बढ़ता है, रियल वेज अनचेंज होती हैं, और क्योंकि रियल वेज अनचेंज है इसलिए एम्प्लॉयमेंट फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता फाइनल इक्विलिब्रियम में। जितना इनिशियल एम्प्लॉयमेंट है ON0 उतना ही फाइनल एम्प्लॉयमेंट है, और चूंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता इसलिए आउटपुट सेम रहता है OI0। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है डिमांड साइड डिस्टर्बेंसेस को दिखाने का, और तीनों सेक्टर्स को आप आपस में लिंक कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, और हमारा जो एक था कि हम आपको 3 सेक्टर मैक्रो मॉडल का एक शॉर्ट व्यू देंगे, लेकिन शॉर्ट तो नहीं है तो थोड़ा लॉन्ग व्यू, लेकिन फिर भी हमने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। आप चाहें तो पूरा वीडियो देखें, चाहे आप कम देखें। हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, और आप अपने कॉम्पिटिशन्स की इकोनॉमिक सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं या UGC की तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और वीडियो का फीडबैक दीजिएगा अगर समझ में आए, और लाइक डिसलाइक जो आपको करना हो कर दीजिएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस, थैंक्स एंड गुड विशेस, गुड लक।